जय हिंद। नमस्कार आयुष जी। नमस्कार सर। हाउ आर यू? जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नवोदय अष्टोदय के चैनल पर। आज मैं आयुष जी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिन्होंने एनडीए 1 सन 2022 व एनडीए 2 सन 2021 का एग्जाम क्रैक किया व एनडीए 2 सन 2021 का एसएसबी भी इन्होंने दी, जो कि आज आपके साथ अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे व इन्होंने किस तरीके से अपने 4 दिन के एसएसबी का एक्सपीरियंस रहा वो सारा आज आपको ही बताएंगे। तो मैं सभी सोल्जर्स को बता दूं, ये एक कन्वर्सेशन नहीं बल्कि एक आप खजाना समझे कि आपको यहाँ अपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करें। ये केवल एनडीए के एस्पिरेंट्स नहीं बल्कि अगर आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक एनडीए के एस्पिरेंट से देखेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करता है, तो आप भी कुछ अच्छा सीखेंगे। तो आज का इस कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, लास्ट में कुछ टिप भी आईजी से हम लेंगे कि ये किस तरीके से खतरनाक टिप अपनी पढ़ाई में लगाते थे। तो पूरा सब आज इनसे इनकी सारी प्राइवेसी निकाल लेंगे, जिससे कि मेरे सभी सोल्जर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आईजी, जय हिंद। जय हिंद सर। और कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर फॉर। और तो और पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहता है जी जी। कि आपने एनडीए की प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से आपका आया कि आपने 12th के बाद एनडीए किस तरीके से शुरू किया? आप एयरफोर्स मतलब प्रिपरेशन कर सकते थे, एनडीए में आपका किस तरह मोटिवेशन आया? देखो, एनडीए में मेरा मोटिवेशन 12th से नहीं आया था। मेरा एनडीए के लिए मोटिवेशन जब मैं क्लास 7th या 8th में था, क्योंकि उस समय मेरे भाई जी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, एयरफोर्स एयरमैन के लिए। तो वो कानपुर में उस समय कोचिंग कर रहे थे, और मेरे कई रिलेटिव वगैरह हैं जो भाई लोग मेरे, तो वो उन्होंने प्रिपरेशन की थी डिफेंस की। तो वो लोग बताते थे कि एनडीए ये होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, एसएसबी होता है, और इसमें ऑफिसर बनता है। जो मतलब मेरे लिए मोटिवेशन था वो था कि ऑफिसर, यस ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर भी बनना है तो इसमें, और क्योंकि मेरा एयरफोर्स में मोटिवेशन इसलिए रहा है क्योंकि मेरे कई रिलेटिव भी एयरफोर्स में हैं, इसलिए मैंने एनडीए में एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी थी। और उसके साथ ही मैं भी कई बचपन में, जैसे सब लोगों के साथ होता है कि एरोप्लेन जाता होता है, सब लोग देखते हैं, वाह भाई, मोटिवेशन आता है उससे। तो जी जी। तो वहाँ से मुझे एयरफोर्स की प्रेफरेंस मैंने उसमें फिल की, और उसके साथ ही मैंने एनडीए के लिए अपना मोटिवेशन बनाया। चलिए तो बड़ा अच्छा। और फिर आपने किस तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की वो भी आप हमारे सोल्जर्स का शेयर करें। जी जी। अगर हम एनडीए के स्ट्रेटजी की बात करें तो देखो, आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, क्योंकि देखो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप जैसे 900 नंबर का पेपर आ रहा है, 900 का नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। तो ये नहीं कि नहीं आपको 800 लाने हैं, 700 लाने, ऐसा नहीं। अगर आपके 450 भी हैं, 500 भी हैं, इट्स सफिशियंट। और जैसे आपको वर्क इस पे करना है, एक्यूरेसी पे, ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करनी है। और इसके साथ ही अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ, स्ट्रेटजी में मैथ्स पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि बेशक आप जीएटी में 500 नंबर लाएं या 600 नंबर लाएं आउट ऑफ 600, अगर आप मैथ्स में फेल हैं तो आप यानी कि सभी में फेल हैं। ओके, तो आपको मैथ्स पे वर्क करना है। अब मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कोई भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप प्रेफर नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन में कोई भी एप्लीकेशन पे बैच ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर यूट्यूब प्रैक्टिस। ओके, तो आप यस। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे, एक घंटे आप क्लास ले सकते हैं कॉन्सेप्ट की। उसके साथ आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और मैं तो आपको ये गाइडेंस दूंगा कि आप मैथ्स लगाएं तो आई थिंक आपको नाइट में ही मैथ्स लगानी चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप उस समय मैथ्स लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश में, क्योंकि जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ हुआ ना, तो आपको जी क्योंकि क्योंकि 200 की इंग्लिश आती है, उसके साथ वोकैबलरी बहुत ही अच्छा खासा उसका पोर्शन होता है। वोकैब का अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 50 में। तो आपको उस पर वर्क करना है। वोकैब पे क्या वर्क करना है, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या कौन सा आपको स्टडी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है वोकैब के लिए और इंग्लिश जी। के लिए। और इसके साथ और टीचर भी बताऊंगा कि कौन बेस्ट है आपके इंग्लिश के लिए। और इसके साथ ही बात करें
इंग्लिश की तो बात हो गई, उसके साथ फिजिक्स क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आपने 12th में पीसीएम किया है और आप, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है जो उसमें बेसिक आती है, ठीक है, तो आप आराम से अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी आप 20+ क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वेरिएशन होता रहता है, क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 आते हैं, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप आराम से 13+ क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट क्लियर कर लेंगे। इसके साथ हाँ, आपकी साइंस की बात हो गई। अब उसके साथ बायोलॉजी, हाँ देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं बायोलॉजी में एकदम जीरो था, क्योंकि मेरी बायोलॉजी वैसी थी जैसे कि कपिल शर्मा की इंग्लिश। अच्छा। हाँ, तो अगर बात करें बायोलॉजी की, तो मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी देर अगर मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा उतनी देर अगर मैंने करंट और पॉलिटी पढ़ ली तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि एक तो मुझे बायोलॉजी आती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैंने 10th के बाद मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था 11th और 12th में। और उसके साथ ही बात करें अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो काफ़ी अच्छी लेवल की आती है। आई थिंक यूपीएससी लेवल के तरीके से पीसीएस प्री के हाँ। लेवल की फिजिक्स, सॉरी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आती है, तो आपको उस पर वर्क करना है। अब उस पर वर्क क्या करना है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, क्योंकि देखो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यूपी बोर्ड से था, मैंने ज्योग्राफी में मुझे लैटिट्यूड और मतलब लॉन्गिट्यूड तक नहीं पता थे। अब समझ लो जब मैंने एनडीए में अपना कदम रखा था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि हाँ ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हाँ, बट फॉर गॉड सेक मुझे एक अच्छे टीचर मिल गए थे ज्योग्राफी के लिए, और तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। और उसके साथ ही ये अब भी आप बताएं इंटरव्यू पे, जिससे कि सोल्जर्स को आप मोटिवेशन मिले, तो वो टीचर कौन थे? वो टीचर, हाँ, सबसे पहले तो मैंने एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे एक एनडीए परिवर्तन बैच, सॉरी, एनडीए रैंकर्स बैच आया था पहले, जो नवंबर 2020 में आया था, वो मैंने ज्वाइन किया था। और उसमें मनीष गांधी सर थे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, उन्होंने एक मोटिवेशन दिया था, हाँ ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। उसके साथ एक हमारे कमांडर सर प्रबल सर थे, जिन्होंने हिस्ट्री में मेरा मोटिवेशन हाँ। जगाया था अपन लोगों का। और उसके साथ फिर मुझे काफ़ी अच्छी ज्योग्राफी की नॉलेज हो गई थी उनकी क्लासेस लेने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो अप्रैल वाला एनडीए 2021 क्रैक नहीं हुआ था। और हाँ, और उसके अभी स्ट्रेटजी पे आता हूँ। अभी उसके बाद जैसे आपको करंट कहाँ से लेनी है, हाँ करंट आपको एक एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे रवि सर हैं, ही इज अ गुड टीचर। एंड और जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं आपको, वो 10/10, 10 आउट ऑफ 10 वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि हाँ ये देखो मेरी। और इस बार लगातार वो जून 2021 से क्लास ले रहे हैं, और उन्होंने 2 एनडीए अभी करवाए हैं अपनी उससे, और दोनों ही उनके क्लास से आए हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। और उसके साथ जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स आई थिंक आपको क्विट करना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, फालतू में आप लोग टाइम बर्बाद करेंगे और उससे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, आप उतने देर में पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 35 to 40 नंबर आपके हुए जाके। तो आपको पॉलिटी पढ़ लेनी है। पॉलिटी किससे पढ़नी है, आपको एग्जाम फॉर डिफेंस वाली ज्वाइन कर लेना है, आपको अच्छी से वहाँ पे मिल जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि आपको कोई बैच लेना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन, और आपके पास उतना इकोनॉमिक, आप इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं, तो आपको कोई 1500 2000 तक का कोई आप बैच ले सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अब यूट्यूब में वो बात नहीं रही है कि आप उससे पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक, हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से। और यानी कि यूट्यूब पे मतलब पूरा कंटेंट नहीं मिल पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पर कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो ना होता क्या है, यूट्यूब में जैसे कोई नया बैच आया, कंटेंट 2 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वहाँ पे कोई भी चीज़ कंटिन्यू मतलब नहीं हो पाती है, मुश्किल से 10-15 दिन कंटिन्यू हो पाएगा, उसके बाद फिर से एक नया बैच आ जाएगा। तो वही ये बना रखा है कि हाँ हमको इतना पढ़ाना है यूट्यूब पे। हाँ, ऐप पे अपना वैसा पढ़ाना, जैसे हम लोग नहीं 12th में क्या करते थे, 11 12th में हम लोग स्कूल के साथ साथ कोचिंग्स भी ज्वाइन करते थे, ऐसा ही सेम बात है। हाँ। ऐसी सेम बात है कि हाँ एप्लीकेशन पे आपको अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करेंगे तभी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कोचिंग्स में भी ये होता था कि स्कूल में टीचर्स वही होते थे ना, बट वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे जितना अच्छा कोचिंग में पढ़ाते थे। ये होता है। हाँ। हाँ, और स्ट्रेटजी तो यही है कि आपको जैसे आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश पे वर्क करना होगा। हाँ, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पे बहुत वर्क करना होगा, क्योंकि जैसा अभी
पेपर का एकदम पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया है अभी यूपीएससी ने एनडीए का। मैंने नवंबर 2021 वाला भी दिया था। एकदम पूरा मैथ का पूरा लेवल चेंज एकदम, और उसके साथ ही जीएस का भी पोर्शन एकदम चेंज कर दिया है, जीएटी का। इस बार भी देखो ज्योग्राफी में कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चंस वही हैं बट उनको घुमा के इतना कर दिया है कि इस बार भी मेरा काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। कंपेयर अगर कंपेयर करें नवंबर के पेपर से, तो मेरा काफ़ी क्वेश्चन इस बार रॉन्ग हो गया था ज्योग्राफी में। और हाँ, और हिस्ट्री आपको मैंने कहा नहीं, आपको कोई बैच ज्वाइन करना पड़ेगा तभी अच्छा होएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सेल्फ भी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और बस स्ट्रेटजी तो यही रहती है मेरी। स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि मैंने देखो स्पेशली वर्क किया था, मैंने मैथ पे वर्क किया था। मैथ को मैंने मिनिमम 4 आवर्स दिए थे विथ प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। उसके बाद मैंने इंग्लिश में कम से कम 2.5 घंटे दिए थे। और एक सब्जेक्ट मैंने उस पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे काफ़ी वर्क किया था। और उसके साथ ये तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप आराम से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो आप ये हमारे सोल्जर्स को बताएं कि आपने मतलब कहाँ से प्रिपरेशन की, कि ऑनलाइन की कि ऑफलाइन की, और आपका टाइम टेबल उस हिसाब से क्या रहा, टाइम देख टेबल भी अगर शेयर करें। ओके, देखो बिकॉज ऑफ कोविड-19 मैं तो कहीं बाहर नहीं जा पाया, कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ मैंने मैं यहाँ किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ कि मैंने एग्जाम फॉर डिफेंस बॉडी ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैंने नवंबर में क्लास ली थी विवेक सिंह सर की। मैं वो मेरी फर्स्ट क्लास थी उनकी फिजिक्स की। उसमें वो हीट पढ़ा रहे थे। उसके साथ ही मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ठीक है। उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे यहाँ एक टीवी है, उस पे मैंने पढ़ाई की थी सबसे पहले। उसके साथ ही फिर घर वालों ने देखा कि हाँ यार बंदा पढ़ रहा है, इसको फिर मुझे एक फ़ोन दिया गया था पढ़ने के लिए कि हाँ चलो बंदा पढ़ रहा है अभी। उसके बाद अभी उस समय यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता था। जब आप 2020 की बात करेंगे तो आपको कंटेंट अच्छा खासा मिलता था, सफिशियंट था उस समय। तो बाद में पेड मतलब बैच हाँ भी। हाँ, बाद में काफ़ी, अब तो काफ़ी वो हो गया है। तो मैंने उसमें उनका फाउंडेशन बैच चल रहा था एनडीए का, एनडीए फर्स्ट 2021 के लिए। तो वो मैंने पहले पढ़ा, उसके साथ ही फिर वो रैंकर्स बैच आया था, वो उस पर मैंने इनरोलमेंट किया था। उसके उसके बाद उस पर मेरा फिर अप्रैल 2021 में हो नहीं पाया था। और उसके साथ उसके बाद फिर मई 2021 में फिर परिवर्तन 2.0 आया था, वो मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 में, वो मेरा क्रैक हुआ था, जिसका रिजल्ट 15 दिसंबर 2021 को आया था। ठीक है ना। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, टाइम टेबल मेरा ये था कि जैसे 5 AM पर रवि सर की क्लास होती थी करंट अफेयर्स की, वो मैं लेता था। अब तो वो बढ़ के उसका टाइम सुबह का 7 बजे कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम होगी उनको, वो मैंने जानता, लेकिन हाँ पहले 5 बजे होती थी। उसके बाद वोकैब की क्लास होती थी एमी सर की, और अब इस समय तो अंकित सर ले रहे हैं, तो उनकी मैं लेता था। उसके साथ फिजिक्स में विवेक सिंह सर से पढ़ता था एप्लीकेशन पे। और इसके साथ क्योंकि उन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है उस पे एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि 120+ क्लासेस उनकी पढ़ी हैं अभी भी। परिवर्तन बैच मेरे पास अभी भी है। परिवर्तन बैच में 120+ ओनली ऑफ फिजिक्स, केवल फिजिक्स की केवल 120+ क्लासेस उनकी पढ़ी हैं। और उसके साथ ज्योग्राफी मैंने अमन अर्जुन सिन्हा सर से पढ़ी थी यूट्यूब पे, वो इसमें बी आर एग्जाम्पल पे पढ़ाते हैं, तो मैंने उनकी पढ़ी थी। वेरी गुड टीचर, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, क्या क्वालिटी उनके अंदर है। और तो आप ये बता सकते हैं कि वो पहला टीचर कौन था जिसने आपको 12th में मतलब एकदम ज्योग्राफी का एकदम गुरु बना दिया था? यस, ज्योग्राफी 12th के का बाद आप कह रहे थे कि 12th के बाद जब मैंने, ज्योग्राफी। हाँ बता रहा हूँ, जब मैंने रैंकर्स बैच ज्वाइन किया था तो उसमें मनीष गांधी सर थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया था। वहाँ से मुझे लगा था कि हाँ यार कुछ ज्योग्राफी है, कुछ मुझे मैथ से भी अच्छी ज्योग्राफी लगने लगी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा और उसके साथ उसी से मतलब मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का मोटिवेशन मिला था। और उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ने का मुझे मतलब प्रबल सर को दूंगा श्रेय कि हाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा मोटिवेशन दिया हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ता था, प्रबल सर से पढ़ा। उसके बाद टीचर्स के चेंज होते रहे, वो तो अपना उनका कोई इंटरनल इश्यू होगा। टीचर्स भी चेंज होते रहे, तो मैंने उनसे पढ़ा। और उसके बाद हिस्ट्री में इसमें अमरिंदर सर भी थे, और हिस्ट्री में फिर प्रबल सर भी थे। प्रबल सर ने लास्ट टाइम छोड़ा एकदम।
क्योंकि उसकी वैलिडिटी अभी भी है ना परिवर्तन बैच की, तो उनके पुरानी वीडियो पढ़े हैं। तो मैंने जब मैंने एनडीए फर्स्ट 2022 की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखे थे जो उनके पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, और उसके साथ अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में उस समय एनडीए रैंकर्स में समीर सर थे, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर रोहित सर आ गए थे, जब वो समीर सर ने क्विट कर दिया था एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर एग्जामपुर, तो फिर उसके बाद रोहित सर आ गए थे, वो भी अच्छा कंटेंट देते हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। उसके उसके साथ केमिस्ट्री उन्होंने बड़ी पढ़ाई थी, नीतीश सर एक हैं, नीतीश कनप सर, उन्होंने काफ़ी अच्छी भी उनके भी काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं उस पर केमिस्ट्री के, तो मैंने उनकी भी ज्वाइन की थी। मतलब टाइम टू टाइम जैसे टीचर्स चेंज होते रहे, मैंने मतलब टीचर्स मतलब प्लेटफॉर्म वही रखा, बट हाँ मैंने प्लेटफॉर्म वही रखा, बट टीचर्स चेंज होते रहे, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन टीचर पढ़ा रहा है, हाँ बस, क्योंकि ऑल टीचर्स आर गुड। कोई सेल्फ स्टडी का भी काफी उसमें प्रभाव पड़ा होगा, सेल्फ स्टडी के बारे में हाँ बताएं हाँ, थोड़ा। सर देखो, जैसे मैथ्स की क्लास होती थी बेनीवाल सर की नाइट में 10:30 या 11 PM तक। ओके, उसके बाद जैसे मुझे 1 घंटा मिला, तो मैंने जैसे अपना डिनर वगैरह किया, उसके साथ ही थोड़ा इधर वॉकिंग वगैरह की। उसके बाद मैं 12 AM से स्टार्ट करता था। जैसे मैंने 2 घंटे मैथ्स लगाया, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैथ में जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छे पसंद है, मुझे पंजाबी सॉन्ग। तो मैं जब भी मैथ्स लगाता था तो पंजाबी सॉन्ग वगैरह लगा के अपना मैथ्स लगाता था। और उसके साथ फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप क्लास में ही पढ़ लेते हैं तो भी आपका हो जाता है, इतना कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ता है। उसके साथ आपको इंग्लिश में वोकैब भी पढ़नी पड़ेगी, आपको एरर्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो उस पर भी आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए, इंग्लिश के लिए भी मिनिमम 1 घंटा चाहिए, बाकी 1.5 आवर हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके साथ अगर बात करें इंग्लिश के साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा कम से कम आधा आधा घंटा, हाफ आवर्स फॉर ज्योग्राफी एंड हाफ आवर फॉर हिस्ट्री, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको करंट से भी थोड़ा वाकिफ़ रहना पड़ेगा कि हाँ आज क्या पढ़ाया था सर ने, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा कम से कम 10-15 मिनट। उसके साथ मतलब ये आप रिवाइज करते रहे आराम से, हाँ मैथ के सर, ऊपर ज्यादा ध्यान दें। मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। और क्योंकि देखो ना, इसमें ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। जो जब मैंने अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम दिया था, उस समय का मैथ का लेवल कुछ अलग ही था, और आज अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ, मैथ्स का लेवल एकदम चेंज हो गया। क्योंकि देखो, इसका रीज़न मेरे पास एक है, जो जो मैं सोचता हूँ, वेदर आई एम रॉन्ग और राइट। देखो, बात यह है ना कि अब तो गर्ल्स भी अलाउ हो गई एनडीए में, तो अब उनको लेने वैकेंसी तो 400 हुई हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं तो, क्योंकि गर्ल्स के अंदर भी मोटिवेशन बहुत अच्छा है, इस बार भी मेरे साथ काफ़ी गर्ल्स पास आउट हुई हैं। आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, आई थिंक एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर पे अभी रिसेंटली हुआ था, तो उसमें भी हाँ दो, हाँ। हाँ तो उसमें भी 2 गर्ल्स थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% तो नहीं कह सकते गर्ल्स का, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि 20 to 25% इस बार रिजल्ट रहा होगा गर्ल्स का भी, क्योंकि 8,250 के आस। फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़कियों का। हाँ हाँ, लड़कियां काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। तो बात यह है ना कि तो अब वैकेंसी 400 हुई है, तो अब उसी में उनको बॉयज़ भी लेने हैं, गर्ल्स भी लेनी है, तो इस समय इसलिए पेपर का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, जो मुझे लगता है। और भी कोई क्वेश्चन? हाँ, और अब आपने तो सारा खैर अपना ये प्रिपरेशन में अपनी इंडिया के स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, और आपने कहाँ से पढ़ाई की ये भी बताया। हम्म। तो खैर आपका तो ये पूरा हो गया, अब आप एसएसबी के एक्सपीरियंस के शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, पहले मैं एसएसबी के कुछ मतलब कुछ टिप्स वगैरह दूंगा कि क्या क्या इसकी पूरा प्रोसीजर वगैरह है, और उसके बाद में फ़नी मोमेंट्स भी आपको शेयर करूंगा एसएसबी में जो मेरे साथ हुए। जी। देखो, हाँ। फर्स्ट पहले तो मैं अपने यहाँ से मैं बोर्ड हुआ ट्रेन वगैरह से, मैं वाराणसी पहुँचा, ठीक। उसके बाद मैं गेस्ट हाउस में रुका था, क्योंकि नाइट हो गई थी, 12 बजे के आसपास पहुँचा था मैं वहाँ पे, और अगले दिन क्या, उसी दिन मॉर्निंग 6 AM पर मुझे वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी थी। 18 अप्रैल को मेरी एसएसबी थी, 18 अप्रैल 2022 को एट 4th AFSB वाराणसी। तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैंने वहाँ रेस्ट वगैरह किया गेस्ट हाउस में। उसके बाद क्योंकि मेरा एक फ्रेंड मिल गया, तो उसने कहा था भाई मेरे साथ इंगेज हो जाना, मैंने कहा ठीक है भाई। और उसके साथ फिर मैं और वो फिर उसके बाद सुबह रेडी वगैरह हुआ, फ्रेश वगैरह हुआ, रेडी हुआ उसके लिए, और बढ़िया से अपना थोड़ा सा
सिविल ड्रेस में थोड़ा सा क्योंकि अच्छा। हाँ, तो रेडी हुआ फिर उसके बाद पहुंचा। हाँ, एक वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंट था क्योंकि आसपास सब गेस्ट हाउस ही बने थे, तो सभी बच्चे लगभग हाँ। जितने एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट थे, लगभग सब मतलब वहीं पे रुके थे। तो आई थिंक 200 के आसपास थे, 200 प्लस थे एस्पिरेंट्स वहाँ पे। तो जब हम लोग वहाँ निकल रहे थे अपना ट्रॉली बैग लेके और अपना पिट्ठू बैग लेके, तो यार सब देख रहे थे यार भाई ये कौन जा रहे हैं, क्योंकि टाई बेल्ट एकदम पूरा फिट एंड फाइन पूरा था ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे भाई। यस, हाँ, ऑफिस। यस, हाँ हाँ। ऑफिसर्स की फीलिंग आ रही थी एकदम। हाँ हाँ। क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं, आप बताइए। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों, क्योंकि जैसे ये वाराणसी स्टेशन है, वाराणसी स्टेशन के लेफ्ट साइड हम लोग रुके थे, राइट साइड एएफएसबी था। तो हम लोग फिर एएफएसबी पहुँचे वहाँ पे, फिर जहाँ पे रिपोर्टिंग होना होता है वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए थे। और हम्म। वो दो पार्ट्स में मतलब मतलब कैंडिडेट्स को डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने कभी एसएसबी नहीं दी होती है, और एक पार्ट्स होता है जो रिपीटर्स होते हैं, जो स्क्रीन आउट होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, ठीक है। हम्म। तो हम लोगों को मतलब डिवाइड कर दिया था। मैं तो फ्रेशर था, तो मैं फ्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 40 थे, क्योंकि और स्क्रीन आउट और उनकी कॉन्फ्रेंस आउट वालों की संख्या ज़्यादा थी, रिपीटर्स की बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक हम्म। 4 टाइम्स ऑफ फ्रेशर्स होगी, कम से कम 4 गुना ज़्यादा होगी। और अच्छा। हाँ, इतनी थी आराम से। और उसके साथ फिर हम लोग बाद में वहाँ से, हम लोगों के बैग वैग पूरे मतलब ले लिए गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे चेक वगैरह होते हैं ना मेटल हम्म। डिटेक्टर से, तो वहाँ पे वो लोग ले गए थे, बैग वगैरह ले लिया गया था। बस केवल एक मेरी फ़ाइल छोड़ी गई थी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे हम्म। जानने के लिए। और वहाँ पे फिर पहुँचे, बस आई थी जो कि एयरफोर्स की बस थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके साथ ही फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तो फिर हम लोगों का भी और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन हुआ था कि यहाँ के आप पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा ट्रेवल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मतलब मांगे थे, पूरा टीए वगैरह हुआ था। और उसके साथ बाद में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हमको स्क्रीनिंग हॉल में बैठा दिया गया था कि क्योंकि स्क्रीनिंग होनी थी ना अब। फर्स्ट में आ गए अब। हम्म, क्या फर्स्ट बोला? डे यानी कि स्क्रीनिंग हाँ से हाँ शुरू हाँ हो गया। हाँ, फर्स्ट डे। अब मतलब यहाँ से फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे यानी कि स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ओ आई आर मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। उसके बाद फिर ओ आई आर के बाद होता है अपना ये पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ओआईआर में क्या होता है, मॉडरेट या कुछ तो सिंपल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। तो दो दो बुकलेट होती हैं, वो आपस में एक्सचेंज की जाती हैं लाइन बाय लाइन, जो रो होती हैं, क्योंकि वो दोनों आपको सॉल्व करनी होती हैं। तो 50-50 क्वेश्चन थे दोनों। ईच ईच बुकलेट कंटेंस 50 क्वेश्चन। तो मतलब हर बुकलेट में 50-50 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन हो गए मेरे। अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन के आसपास मेरे राइट थे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं उसमें। उसके बाद फिर उसके बाद बुकलेट्स वगैरह जमा हो गई थी। तो फिर उसके बाद इस पीपीटी के लिए फिर कहा गया कि अभी अभी पीपीटी स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट के अंदर। तो हार्ट बीटिंग तो अपर लेवल पे थी भाई साहब कि क्या होगा अब। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या सब होगा? हाँ, क्योंकि 5 मिनट में पूरी अब स्टेज फर्स्ट क्लियर, मतलब सब कुछ जानने वाला था कि यहाँ यहाँ रुकना है या अभी निकलना है काफ़ी डर लग रहा था। हाँ, क्योंकि देखो स्क्रीनिंग जब होती है तो ये लगता है यार भाई यार कम से कम यहाँ रुकें तो थोड़ा देखें तो माहौल क्या होता है 4 दिन का और एक्स्ट्रा का। अगर आप उसी दिन आए उसी दिन हाँ। चले गए तो फिर काफ़ी ख़राब लगता है। तो उसके साथ फिर एक वहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखा था, वहाँ पे टंगा होता है प्रोजेक्टर। तो उस पे एक बोर्ड होता है काफ़ी, जितनी बड़ी अपनी वॉल होती है अप्रोक्सीमेटली ये 10 बाई 10 के आसपास की, ये जो दीवार होती है इतनी होगा, उस पर उसको प्रोजेक्ट किया गया था। उस पर एक पिक्चर सीन हुई थी, फ्लैश हुई। तो 30 सेकंड्स के लिए आई थी। और उसके बाद 30 सेकंड्स में आपको पहले तो आपको पिक्चर देखनी पड़ती है। उसके बाद फिर 30 सेकंड्स के लिए आपको वो
आपको मूड पिक्चर का लिखना पड़ता है, कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं, और सबके जेंडर वगैरह भी लिखने पड़ते हैं कि कौन कितने। तो मेरी पिक्चर कुछ इस प्रकार थी कि उसमें मुझे 3 कैरेक्टर्स लिखे थे, और वो तीनों, जिसमें कि एक फीमेल थी, 2 मेल थे, और उसके साथ वो लड़की, अब आर्गुमेंट हो रहा था वहाँ पे, कुछ हमारे साथ के बता रहे थे कि यार वो वाइन की बोतल लिए थी, और मुझे लग रहा था कि यार ये कोई दूरबीन या मतलब बाइनोकुलर्स लिए है, तो मैंने तो अपनी दूरबीन पे बनाई थी मैं, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यार दूरबीन लग रही मुझे। और कुछ कह रहे थे कि नहीं यार वो वाइन की बोतल थी, तो और कुछ कह रहे थे कि यार वो पार्टी कर रहे हैं, तो आई थिंक वाइन की बोतल लिए हैं। तो और मुझे लगा कि वो दूरबीन लिए है, तो मैंने अपनी मूवी, मैं कह रहा हूँ मूवी मैंने अपनी स्टोरी इस प्रकार बनाई थी कि एक लड़की है, और वो अपने सोलर सिस्टम को जानने के लिए बहुत क्यूरियस है, और तो इसकी मतलब इच्छा को देखते हुए तो उसके फादर एक उसके लिए बाइनोकुलर्स लाए। मतलब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वहाँ पे तो इंग्लिश में बनानी पड़ती है, लेकिन वो लोग देते हैं, बट वो लोग गाइडलाइन देते हैं कि आप लोग हिंदी में भी मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा awkward लगता है कि यार हाँ यार सब इंग्लिश में लिखेंगे, हम हिंदी में लिख रहे हैं। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो उसके पापा उसके लिए बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन ले आए। फिर मैंने बनाया कि अब उसके बाद उसकी लड़की ने बताया कि हाँ कि अभी नासा में हाल ही में एडमिशन भी चल रहे हैं, तो और वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो उसके पापा ने उसको एडमिट करा दिया नासा में। यही था, और उसके बाद मतलब आगे चल के वो अच्छी साइंटिस्ट बनी, और उसने अपने पापा और मतलब इंडिया का नाम रोशन किया। मैंने ये बनाई थी। तो एक अब उसके बाद होता है डिस्कशन। डिस्कशन के लिए आपको स्क्रीनिंग हॉल में जाना पड़ता है, सॉरी डिस्कशन हॉल में जाना पड़ता है। तो डिस्कशन हॉल काफ़ी बड़ा होता है। डिस्कशन होता है। हाँ, इसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ नरेशन भी होता है। पहले होता है नरेशन, उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। नरेशन मतलब आपको अपनी स्टोरी बोलनी होती है कि हाँ तुमने क्या बनाई है। तो मैंने बनाई कि इतने कैरेक्टर्स हैं, ये मेल है, फीमेल है। और उससे पहले हाँ, तो अब मैंने अपना नरेशन कर दिया। 15 थे मेरे ग्रुप में, तो जब 15 सब बोल चुके, तो उसके बाद डिस्कशन का नंबर आया। तो डिस्कशन में एक बंदा था भाई साहब, एकदम अपर नेक्स्ट लेवल का। उसने पूरा कंप्लीट डोमिनेशन कर दिया। अब हम लोग थोड़ा हिंदी मीडियम से थे, तो हम लोग उतना इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे स्पीकिंग में, लेकिन हाँ काम चलाऊ थी हम लोगों की, वर्केबल थी। तो उसके साथ ही उसने किया क्या, अपनी पूरा कंप्लीट डोमिनेशन किया डिस्कशन में। उसके बाद जो वहाँ पे एसेसर्स बैठे थे, उन्होंने बेल बजाई 2 बार खट से। उसके बाद कहा कि व्हाट इज़ दिस, आप लोग तो तुम तो पूरा डोमिनेट कर रहे हो, और बिल्कुल ये कोई डिस्कशन ही नहीं है। ओनली 40 सेकेंड्स चला था, क्योंकि 5 मिनट मिलते हैं डिस्कशन के लिए, और मेरा डिस्कशन केवल 40 सेकेंड्स का। उसके साथ कहा हाँ चलो अब तो ये है, एसेसर ने कहा कि चलो अब तो अपनी कॉमन स्टोरी बताओ, तुम्हारी कॉमन स्टोरी क्या थी। तो अब वो बंदा इतना सेल्फिश भाई, उसने अपनी स्टोरी बता दी। अब यार उसने कहा ठीक है। हाँ, अब उसने एसेसर ने कहा जाओ आप लोग वेट करो जाके रिजल्ट का। हम लोग चले आए उसके साथ। अब यार मुझे बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कहा यार या तो मैं वॉस आउट होऊंगा, या पक्का ये वॉस आउट होएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिलीव हो गया था भाई साहब कुछ होने वाला है, अब कोई तगड़ा कुछ होने वाला है। उसके बाद हुआ क्या, ठीक है, जब सबका डिस्कशन हो गया, हाँ उससे पहले वो मेरी मौज ले रहा था भाई, यार तुमने तो यार उसको नासा पहुंचा दिया, क्या पता नहीं यार भाई। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है तुम्हारी अच्छी बनी हो, देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा हूँ एकदम, मैं बिल्कुल राइट बात बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो अब उसके बाद हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे सब लोग। एक बहुत से बड़े हॉल था, वहाँ पे हम लोग खड़े थे, गैलरी टाइप की थी, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्टिंग 214 की हुई थी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद जब रिजल्ट बोला गया, मेरा चेस्ट नंबर 16 था स्क्रीनिंग के समय। तो उसके बाद बोला गया 1 2 3 8 12 14, और भाई 14 से पहले, मेरे से पहले 15 वाला खड़ा था, मेरा एक दोस्त वो भी था। तो भाई साहब वो काँप रहा था जब रिजल्ट बोला रहा था, एकदम उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तो अब जब रिजल्ट बोला गया, तो फिर इसके बाद 14 के बाद 16 बोला गया। मैंने कहा भाई बस उस समय मतलब मेरे पास वर्ड नहीं थे, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो गया था उस समय कि हाँ यार चलो स्टेज फर्स्ट तो क्लियर हुआ। ठीक है, उसके साथ मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो जीसीओ खड़े थे, हम लोग पूछ रहे थे सर रियल मतलब आई हैव क्लियर्ड स्टेज फर्स्ट, बोलता नहीं आप लोग आउट हो
हाँ। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था ना, इसलिए और हमने कम से कम 2-3 बार पूछ लिया हम लोगों ने, केवल मैंने नहीं, बाकी को भी नहीं विश्वास हो रहा था भाई यार ये क्या हुआ। क्या, और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जो बंदा डोमिनेट कर रहा था पूरा मेरे साथ मेरे ग्रुप में, भाई साहब वो आउट हो गया। हाँ। उसको अच्छा, आउट करवा दिया, हाँ। अब जिसने वो उसको कॉमन स्टोरी हैं? जिसने वो कॉमन स्टोरी हाँ बनाई हाँ थी, हाँ वो हाँ बता। हाँ, जो 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 सेल्फिश था, जिसने कंप्लीट डोमिनेशन हाँ। किया था, हाँ, उसको आउट कर दिया। तो हम लोगों को लग रहा था या तो हम लोग पास आउट होंगे या तो ये पास आउट होगा, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन लगभग सही निकली कि हाँ क्या होने वाला है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों के दोबारा से बैग बैग वगैरह मतलब जमा करा लिए गए थे, फिर से दोबारा चेक वगैरह करने के लिए। कोई थोड़ा सा उनकी होती है गाइडलाइंस वगैरह, वो लोग फॉलो उसका करते हैं, थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो और उसके साथ फिर क्या हुआ था, फिर हाँ फिर ये हुआ कि हम लोगों को कहा गया कि आप लोग आइए स्क्रीनिंग हॉल में। फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह किया। उससे पहले हमने अपने पापा को भी कॉल किया, और उसके साथ फिर वो गुस्सा गए थे वहाँ के जो ऑफिसर थे कि आप लोग कॉल कर रहे हो और जल्दी से फ़ोन जमा कर दो। हम लोगों के फिर फ़ोन वहाँ पे डिपॉजिट हो गए थे, और फ़ोन भी गए मतलब डिपॉजिट हो गए थे, और मैं पावर बैंक लेके भी गया था। तो पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का पूरा जितना भी गैजेट्स होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो फ़ोन भी मेरा ले लिया गया था, सबके ले लिए गए थे फ़ोन। उसके बाद फिर उन लोगों ने जहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ बुलाया, हम लोग वहाँ बैठे। उसके बाद मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन दिए हम लोगों को। फिर आगे की ब्रीफिंग बताया कि अब आगे क्या होगा, आप लोगों को शाम को 6 बजे यहाँ पे आना फिर से फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। तो अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर मतलब रूम भी मतलब प्रोवाइड कराए गए थे। हमारे रूम का नाम था जगवार्स ग्रुप। जगवार्स एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है, काफ़ी नाम थे, जगवार था, सुखोई था, एंड MI था, MI-17 था, और उसके साथ रफ़ाल था। तो मेरा मन था मुझे रफ़ाल मिले, बट मुझे वो मिला नहीं था। मैंने कहा ठीक है जगवार से मेरी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके साथ फिर मुझे जगवार्स ग्रुप मिला, और उसके साथ हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम रखा जगवार्स ग्रुप। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने फिर रेस्ट किया, और बेड वगैरह वैसे ही होते हैं जैसे आपको खड़ग वासला में मिलेंगे। तो आपको खड़ग वासला की फीलिंग लेनी है तो आप स्क्रीन इन होइए और आप 5 दिन का वहाँ पे मज़ा लीजिए पूरी वहाँ पे। मजा लीजिए, हाँ, सही। और उसके साथ फिर साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह हुए थे। साइकोलॉजी टेस्ट में पहला टेस्ट था TAT, थीमेटिकल एप्रिसिएप्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी, एक होती है हम्म। ब्लैंक होती है, उस पर आपको अपनी स्टोरी, कॉमन स्टोरी बनानी होती है, जो आई थिंक सभी लोग घर से अपनी सोच के जाते हैं कि मुझे किस पर बनानी है। तो मैंने वो बनाई थी। उसके साथ फिर SRT होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 होती हैं, 30 मिनट में आपको करनी होती हैं। मेरा वीक पॉइंट यही रहा था अच्छा। कि यार मुझे मेरी ये जो मतलब SRT थी ये कम हो पाई थी मेरी, 60 में 31 केवल हो पाई थी। तो मेरा नेगेटिव पॉइंट तो एक तो ये रहा। उसके साथ फिर उसके बाद WLT होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें ये होता है, इसमें भी 60 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 60 वर्ड होते हैं, उस पर आपको सेंटेंस बनाना होता है। एक वर्ड फ्लैश होगा 15 सेकंड के लिए, उस पर आपको सेंटेंस बनाना है। अगर वर्ड नेगेटिव है तब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है, अगर वर्ड पॉजिटिव है तब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। मतलब ट्राई करो पूरा कि हाँ वर्ड मतलब सेंटेंस पॉजिटिव ही बने, क्योंकि उससे फिर आपकी क्वालिटीज़ दिख जाएंगी कि हाँ कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये मेरे 45+ के आसपास हो गए थे। उसके साथ अच्छा। फिर हाँ उसके बाद SRT के बाद फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ था। सेल्फ इसमें SDT में ये होता है कि आपके पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मम्मी आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आप नेक्स्ट टाइम अब मतलब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये सब था, तो मैंने ठीक ठाक सटीक से आंसर दे दिए थे वहाँ पे। क्योंकि ये जो SDT होता है ऐसा होता है कि अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ आगे, और मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और तो यही था उसके देखते साथ। हैं कि आपको क्या पता है, वह आपके मतलब परिवार वाले क्या सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हाँ यार मेरे मम्मी पापा मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके साथ ही फिर नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था उसमें कहीं कहीं भी ये होता है कि जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो सेकंड डे कराते हैं, लेकिन आई थिंक AFSB में जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है वहाँ पे साइकोलॉजी फर्स्ट डे करा देते हैं, ये होता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था कि सेकंड डे में ग्राउंड टास्क वगैरह होने थे। ग्राउंड टास्क में ग्रुप टास्क वगैरह हुए थे,
हाफ ग्रुप टास्क, उसके साथ ही काफ़ी मतलब टास्क हुए थे। फुल ग्रुप टास्क होता है, FGT होता है, GT होता है। उसके साथ फिर लेक्चरेट हुआ था। लेक्चरेट में मेरा एक वीक पॉइंट ये रहा था कि लेक्चरेट में एक 4 टॉपिक आते हैं, ठीक है। 4 टॉपिक में आपको एक टॉपिक दिया था 30 सेकेंड या 1 मिनट के आसपास आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं कि आप उस थोड़े से आप पॉइंट्स अपने दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल कर लो। तो मैंने रिकॉल तो किया था, बट मेरा साथ थोड़ा टफ भी आ गया था। जो मैंने उठाया था वहाँ से पेपर जो मिलता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसमें 4 पॉइंट मतलब लिखे होते हैं, 4 कि आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है, इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक पे बोलना है। तो मैंने फिर टॉपिक, मुझे केवल नीति आयोग थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने वही बोला था। बट मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 2.5 मिनट तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे 2 मिनट के आसपास ही बोल पाया था। तो मेरा एक वीक पॉइंट ये रहा, एक वीक पॉइंट मेरा SRT रहा, एक वीक पॉइंट मेरा ये रहा आई थिंक ये लेक्चरेट। उसके साथ ही GPE होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें एक टाइम लिमिट होती है कि, और उसमें 4 से 5 प्रॉब्लम होती हैं, 4 to 5 प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको विद इन द टाइम उसको सॉल्व करना होता है अपने ग्रुप को डिवाइड करके। तो ये था, ये तो काफ़ी हो गया था और कॉमन भी था सब लोगों का। उसके साथ ही एक बच्चे को नॉमिनेट किया जाता है आपको कि हाँ मतलब कॉमन क्या मतलब प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करोगे। तो एक बंदा था चेस्ट नंबर 25 को, हम लोगों ने उसको नॉमिनेट किया था, तो उसने पूरा उसका सॉल्यूशन दिया था। अब बात करते हैं फिर उसके बाद थर्ड डे में ये हुआ था कि कमांड टास्क वगैरह हुई थी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वगैरह हुए थे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में होता क्या है, 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। और आई थिंक अगर हम कंपैरिजन करें आर्मी के इसमें मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में और एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, तो एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल काफ़ी टफ है, क्योंकि मैंने देखा है ना। और क्योंकि जब मैंने जंप किया था तो 15 फीट की हाइट थी कम से कम, और मुझे वहाँ से जंप करना पड़ा था टाइगर लीप के लिए। मेरी उंगली भी इंजर हो गई थी, और दो कैंडिडेट्स थे तो मतलब बेहोश हो गए थे वहाँ पे। और उसके बाद और भी कई जो मतलब फ्रेशर थे लगभग सब इंजर हो गए थे। एक की तो 10 उंगलियाँ छिल गई थी पूरे ये थंब और सब वगैरह, पूरे उसमें से ब्लड निकल रहा था। फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मेडिकल टीम आई, पूरा हम लोगों का मतलब पूरा सा थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह दिया गया पूरा। और उसके साथ जो जो मतलब बेहोश हो गए तो उनको एम्बुलेंस आई लेके, उनको फिर वहाँ पे फर्दर मेडिकल के लिए ले गई थी वहाँ से। और उसके साथ फिर तो आपको उसकी मेडिकल सुविधा दी जाती होगी हाँ अगर कोई ज्यादा बिल्कुल। वहाँ पे भाई यार मेरे पास वर्ड नहीं है भाई साहब, एकदम VIP व्यवस्था होती है। आई थिंक जो गया होगा, जो स्क्रीन सॉरी जो जो आई थिंक कॉन्फ्रेंस आउट होगा या जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होगा, उसको पता होगा कि भाई यार क्या वहाँ पे ज़िंदगी है, लाइफ होती है भाई। हाँ उसके साथ फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू होना था नेक्स्ट डे यानी कि 4th डे। तो अब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो मेरा इंटरव्यू कहाँ गया था। तो पहले तो मैं गया, मैंने कहा मैं उससे पहले मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था अपना, तो मैंने वहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया था। उसके साथ उसने मैं वहाँ पे गया, मुझे बुलाया गया, मैंने कहा आई कम इन सर, उसने कहा यस कम इन। फिर मैंने विश किया, मैंने कहा जय हिंद सर। बोलता ओ यू आर द ओनली पर्सन हु हैव टोल्ड दिस वर्ड। मैंने कहा, बोला कहाँ से सीखा है, मैंने कहा सर एग्जामपुर से सीखा है। बोलता अच्छा। तो उसके साथ कहा अच्छा कहा सिट डाउन। मैंने कहा थैंक यू सर। तो क्योंकि मैं तब तक खड़ा रहा था जब तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि सिट डाउन। मैंने कहा जब कहा सिट डाउन, मैंने कहा थैंक यू सर, मैं बैठ गया। उसके साथ ही पूछा प्रिपरेशन कहाँ से की थी, तो नहीं पहले पूछता है कि ओके आयुष और अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, फादर मतलब पेरेंट्स क्वालिफिकेशंस। उसके मतलब रैपिड फायर किए थे, 10-12 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने आई थिंक 9 और 10 का मैंने आंसर दे पाया था वहाँ पे। उसके साथ फिर एक रैपिड फायर किया था, फिर एक रैपिड फायर किया था, क्योंकि रैपिड फायर करते हैं एक तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ के ऊपर, उसके साथ तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर, तुम्हारे सिबलिंग्स के ऊपर करते हैं रैपिड फायर। फिर उसके बाद एक करते हैं रैपिड फायर तुम्हारे फ्रेंड्स के ऊपर, और भी थोड़ा सा फर्दर तुम्हारी जो तुम्हारी लाइफ में रहा हो उसके साथ ही तुम्हारा क्या जीवन है। आप लाइफ से पूछ लेते हैं कि आप क्या मतलब साथ में किस तरह के आपके दोस्त हैं, वह किस तरीके से आपकी पढ़ाई हाँ हाँ मेरे से क्या पूछ हाँ मतलब मेरे से पूछा था कि भाई बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं। मैंने फ्रेंड्स अपने गिनवाए, भाई मेरे फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैंने नाम बताया, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है। उसके साथ ही
क्या तुम्हें कि उसके साथ ही अच्छा ये बताओ यार, तुम जब घूमने जाते हो तो कभी कभी क्या दोस्तों के साथ कैसी बातें करते हो? तो मैंने बताया सर करंट टॉपिक से बात करता हूँ सर, कभी कभी थोड़ी सर गॉसिप्स भी मतलब कर लेता हूँ, थोड़ी सी मजाक भी कर लेता हूँ, जॉक जॉक भी मतलब कभी क्रैक कर देता हूँ सबके सामने। और उसके साथ सर पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि यूपी से आता हूँ तो पॉलिटिक्स तो एकदम जायज़ है वहाँ पे हाँ तो अच्छा अच्छा बताइए, हाँ अच्छा पॉलिटिक्स से बात करते हो तो ये बताओ, जैसे तुम्हारा या और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर कुछ नहीं, फ्रेंड ही तो है, कन्विंस कर लेंगे उसको। बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाय द वे अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैंने कहा सर फिर उसको लॉजिक्स दे देंगे कि भाई ये लॉजिक है, तो वो कन्विंस हो जाएगा। तो अच्छा उसके साथ फिर और भी कई क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद पूछता प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैंने कहा एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर से। बोलता अच्छा ये क्या एग्जाम्पल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था इससे पहले। मैंने बताया कि सर स्टडी प्लेटफॉर्म है। बोलते अच्छा कितने का कोर्स परचेस किया था? मैंने कहा सर 1499 का। वो तो इट्स वेरी चीप। मैंने कहा यस सर। हाउ इज इज पॉसिबल? मैंने कहा मिल जाता है सर, वो जो एग्जाम्पल है वो सर इसी के लिए डेडिकेट है। बोलता अच्छा। फिर उसके बाद और भी कई क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ बोलता है, मतलब बोलते हैं कि अपना इंटरनेट कहाँ से खर्च करते हो? व्हाट टेल मी समथिंग अबाउट योर नेट इंटरनेट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया कि सर अपना पहले तो अपना स्टडी करता हूँ, यूट्यूब पे स्टडी करता हूँ, तो क्लासेस लेता हूँ, उसके साथ एप्लीकेशन भी पे भी कई मतलब कई क्लासेस होती हैं वो करता हूँ, लेता हूँ। उसके साथ ही नहीं नहीं और भी क्या करता हूँ? मैंने कहा सर सॉन्ग सुनता हूँ, करंट टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ, और उसके साथ ही सॉन्ग सुनता हूँ, मतलब करंट टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। उसके साथ ही और भी कई चीज़ें हैं, जैसे व्लॉगिंग वगैरह देखता हूँ। बहुत अच्छा कहता है ब्लॉगिंग चैनल के नाम बताओ। मैंने नाम बताया कि हाँ ये मतलब ब्लॉगिंग चैनल ये देखता हूँ। अच्छा सॉन्ग सुनाओ। मैंने फिर सॉन्ग भी सुनाया। मैंने कहा भाई यूँ ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? अरे बोलता अच्छा अच्छा। आप फिर ये सॉन्ग आप ये सॉन्ग हाँ फिर मैंने ये सॉन्ग भी सुनाया। बोलता अच्छा। फिर उसके बाद और भी कई क्वेश्चन थे। हाँ फिर मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? मैंने कहा सर खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? मैंने कहा सर पुणे मुंबई सॉरी महाराष्ट्र। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? मैंने कहा सर मुंबई। तो बोलता अच्छा मुंबई। तो उसके साथ ही फिर ये पूछा था अच्छा ये बताओ फिर इसके तुम खड़गवासला में के बाद फिर तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? मैंने कहा सर एयरफोर्स अकेडमी। वेयर इज़ एयरफोर्स अकेडमी? मैंने कहा सर हैदराबाद। वेयर इज़ हैदराबाद? मैंने कहा सर तेलंगाना। क्योंकि उससे पहले वो क्वेश्चन पूछ चुके थे कि कई कई बंदे बता के आए थे कि आंध्र प्रदेश में। मुझसे कहा जब मैंने कहा तेलंगाना, बोलते हैं वेरी गुड। उसके साथ ही और भी कई क्वेश्चन हाँ ये बताओ ट्रेनिंग में कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ करोगे? मैंने कहा सर HAL दीपक एंड HAL किरण। अच्छा ये भी एग्जाम्पल ने बताया? मैंने कहा नो सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने पढ़ा था। वो देखते बोलते हैं कि अच्छा। वो देखते हैं खुद से पता किया कि सारा एग्जाम्पल सही पता करके आए हैं। हाँ हाँ। मैंने कहा सर तो उसके बाद फिर और भी कई क्वेश्चंस किए थे। तुम्हारे क्या अपने मतलब पेरेंट्स के बीच कैसे टाइम अपना वेस्ट करते हो, अपना टाइम पास कैसे करते हो? मैंने बताया कि सर कोई जैसे रामायण हो गई, महाभारती वगैरह देखता हूँ, और भी कई चीज़ें और भी कई बातें होती हैं सर वो शेयर करता हूँ। और या कोई रिलेटिव वगैरह पे कोई स्पेशली बात करनी है तो उस पर बात करता हूँ। बहुत अच्छा। और तुम क्या इम्प्रूव करना चाहते हो? मैंने कहा सर माई स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट गुड सो आई वांट टू इम्प्रूव इट एंड आई आल्सो वांट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल। बोलता अच्छा क्या ओके और भी क्या? मैंने कहा सर फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट टू गुड सो आई वांट टू इम्प्रूव इट। बोलते अच्छा तो क्या करते हो? जॉगिंग वगैरह करते हो, वॉकिंग जाते हो? मैंने कहा यस सर जाता हूँ सर, रनिंग करता हूँ। कितना करते हो? मैंने कहा सर मैंने कहा सर ट्रैकिंग करता हूँ। अच्छा ट्रैकिंग के लिए कहाँ जाते हो? मैंने कहा सर मेरे यहाँ से टेम्पल है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, मैं वहाँ जाता हूँ। तो डेली कितना हो जाता है? मैंने कहा सर अप्रॉक्सीमेटली सर 1.5 3 मतलब 6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। बोलता इट्स गुड। मैंने कहा यस सर। तो फिर कैसे फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं? मैंने कहा सर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरी एज है और मुझे होना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे और भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बोलता अच्छा उसके साथ ही फिर और भी पुशअप्स कितनी लगा लेते हो? मैंने कहा सर 25। पुलअप्स कितनी लगाते हो? मैंने कहा सर 7 to 8। इट्स सफिशियंट। मैंने कहा आई थिंक यस मेरी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए इट्स सफिशियंट। बोलता अच्छा। और उसके साथ बस यही, क्योंकि इतनी बातें हैं और भी मुझे ध्यान नहीं आ रही हैं।
क्योंकि मेरा लगभग 40 मिनट का हो गया था इंटरव्यू। उसके साथ फिर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि ये जो जितने अभी आपके असेसर होते हैं, इससे पहले होते हैं आपकी सिविल ड्रेस में। एकदम आप जान नहीं पाओगे कि कौन विंग कमांडर है, कौन स्क्वाड्रन लीडर है, कौन क्या है, अच्छा आप जान नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन कॉन्फ्रेंस वाले दिन आपको पता पड़ेगा, ओ भाई ये तो यार विंग कमांडर थे। हैं मतलब पूरे हाँ मतलब तो पूरे कॉन्फ्रेंस में ड्रेस में आते हैं वो लोग। हाँ हाँ, अपनी वर्दी में आते हैं वो लोग। कोई अपना, क्योंकि एयरफोर्स में विंग्स होते हैं, स्टार तो होते नहीं जैसे आर्मी में होते। तो जी कोई 5 विंग्स लगाए है इधर, कोई 4 विंग्स हैं, किसी के स्टिप्स लगी हैं। तो काफ़ी वहाँ से मोटिवेशन मिला मुझे बहुत। फिर मैं कॉन्फ्रेंस में मैं गया, जब मेरा चेस्ट नंबर 20 लिख के आया, क्योंकि चेस्ट नंबर चेंज हो गया था मेरा, 16 से 20 हो गया था अब। क्योंकि स्क्रीन इन से पहले होता है अलग, और स्क्रीन मतलब स्क्रीनिंग से पहले होता है अलग, और स्क्रीन जब मतलब होते हो आप, तो उसकी जो चेस्ट नंबर होती है वो अलग हो जाती है, अच्छा चेंज कर दी जाती है। हाँ, तो उसके साथ हाँ, और एक फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो 214 जो गए थे रिपोर्टिंग में, वो 66 ही केवल स्क्रीन इन हुए थे मेरे वाले में। तो अच्छा खासा था परसेंटेज स्क्रीनिंग का। तो उसके साथ ही फिर मैं गया, पहले तो चेस्ट नंबर 1 लिख के आया, पहले 1 एंटर किया, 2 3 4 डॉट डॉट ब्ला ब्ला ब्ला, 20 जब आया तो मैं एंटर किया। मैंने कहा जय टू ऑल ऑफ यू। मैंने विश किया, अच्छा लेट आयुष लेट्स हैव ए सीट। मैंने कहा थैंक यू सर। और हाँ, एक बात, जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो मेरा लिया था वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने। ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उसके साथ ये जो मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था वो प्रेसिडेंट लिया, जो जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो लिया था मेरा। तो मुझसे मुझसे पूछता है, ओके आयुष, वाई यू वांट टू ज्वाइन एनडीए। मैंने कहा सर आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर एंड आई वांट टू सर्व अवर कंट्री। बोलता अच्छा, वाई आई सेलेक्ट यू। तो मैंने कहा सर बिकॉज आई हैव ऑफिसर क्वालिटीज़। बोलता अच्छा, विच क्वालिटीज़ यू हैव। मैंने कहा सर आई हैव स्टेमिना करेज, जो मतलब 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें से जो मेरे पास थी वो मैंने बताई। बोलता अच्छा, ये बताओ विच क्वालिटीज़ यू वांट टू इम्प्रूव। मैंने कहा सर माई स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट गुड, सो आई वांट टू इम्प्रूव इट एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। बोलते हैं अच्छा। फिर यही 2 3 4 क्वेश्चन ये थे कि हाउ वाज योर फूड, हाउ वाज योर स्टे। मैंने कहा गुड सर, हाउ वाज योर फूड। क्योंकि मैं काफ़ी दूर बैठा था, तो काफ़ी देर से आवाज़ आ पा रही थी, थोड़ा सा कंसिडर करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत दूर, क्योंकि यू शेप की एक होती है टेबल। हाँ, काफ़ी बड़ा हॉल होता है, एक यू शेप की टेबल होती है, उसमें मेरे वाले में 20 ऑफिसर्स थे। 20 ऑफिसर के सामने थोड़ा सा डर भी लगता है कि हाँ यार, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है पता नहीं कौन क्वेश्चन कर दे वहाँ पे। और एक से एक अपना ऑफिसर वहाँ पे था, तो थोड़ा सा तो मतलब नर्वसनेस होती है। तो उसके साथ हाउ वाज योर स्टे। तो मैंने कहा गुड सर। हाउ वाज फूड। मैंने कहा गुड सर। एनी सजेशन। मैंने कहा नो सर। उसने कहा ओके नाइस टू मीट यू। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद फिर 21 को बुलाया गया होगा, जो भी मतलब उनका जो चलता रहता है। यही था, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। उसके साथ ही अगर हाँ, एक रूल और था कि आप लोग शॉर्ट्स पहन के या मतलब हाफ लोअर पहन के मेस में इंटर नहीं कर सकते हो। और विद चेस्ट नंबर अगर आपको बाहर निकले हो रूम से, तो चेस्ट नंबर तो पहनना ही है, नहीं तो फिर आपकी क्वालिटी दिख जाएगी कि हाँ यार तुम यार आप लोग गाइडेंस का सही से पालन नहीं कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हाँ, तो उसके साथ फिर मैस में अच्छा फूड वाज गुड, बहुत अच्छा फूड था वहाँ का। अच्छा खाना मिलता था, क्योंकि पूरा वीआईपी होता है ना। क्या भाई? एकदम पार्टी वाला माहौल बना हुआ था वहाँ के फूड में, एकदम हाँ भाई, मजा आ गया। बिल्कुल, मैंने कहा नहीं कि बिल्कुल खड़क वासला की आपको फीलिंग मिलेगी वहाँ पे। अच्छा हाँ। उसके साथ फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ जैसे फिर उसके बाद 6:30 पे ब्रीफिंग होती थी कि आज क्या होना है, आज के लिए क्या ग्राउंड टास्क होना है या आज कॉन्फ्रेंस है। मतलब पता तो होता ही था पहले से, क्योंकि वहाँ पे नोटिस बोर्ड में पहले से एक पीस ऑफ पेपर में लिखा होता था कि हाँ इस डेट को ये होना है आप लोगों का, इस ग्रुप का आज होगा इंटरव्यू, या किसी का ग्राउंड टास्क होना, या किसी की कॉन्फ्रेंस होनी है। कॉन्फ्रेंस तो सभी की लगभग लास्ट डे होती है। तो फिर उसके बाद ये होता था ब्रीफिंग के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों का जो एक्टिविटी होती थी डेली वो करते थे। जो जैसे जीटीओ हुआ तो जीटीओ करते थे, या इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू। उसके बाद फिर हम लोग आते थे, क्योंकि लगभग 12 मतलब पीएम तो हो जाता था, क्योंकि दोपहर के 12 तो बजे जाते थे आते आते हम लोगों को। फिर उसके बाद लंच मिलता था, लंच भी काफ़ी अच्छा मिलता था। उसके बाद
फिर हम लोग फिर रेस्ट करते थे, फिर क्या आराम से रूम में आए, जॉक क्रैक कर रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहा है आराम से, क्योंकि फ़ोन तो होता नहीं था। तो मैं अपने रूम में मैं अकेला, एक भाई गुरन धावा था अपने, भाई सॉन्ग सुनाओ अपना, सॉन्ग हाँ सॉन्ग सुनाने लगा, ये होता था जब कॉमेडी। हाँ भाई। अब वही आपके पंजाबी सॉन्ग जो आप मैच लगा लगा के हाँ सुनते हाँ, थे। पंजाबी सॉन्ग मेरे, और भी कई सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग भी। उसके साथ ही हाँ। फिर सॉन्ग वगैरह हो गए डेली। और क्योंकि हर एक जो जो कैंडिडेट था वो अपने अंदर एक अलग क्वालिटी लिए था। कोई अच्छी सी कॉमेडी कर रहा है, कोई अच्छी सी मिमिक्री कर रहा है किसी की, काफ़ी अच्छा लगता था। और मतलब लगा नहीं कि हाँ यार फ़ोन नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे, लगता था फ़ोन मिले या ना मिले भाई साहब, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और उसके साथ फिर क्या हुआ, फिर यही करते थे। फिर शाम को जैसे 5 PM हुआ, बेल बजी फॉर टी, टी टी मिलती थी शाम को 5 बजे, टी बिस्किट्स ये वगैरह। फिर उसके साथ ही फिर क्या हुआ, फिर हाँ उसके साथ ही फिर घर में आप लोग कॉल कर सकते हो आफ्टर हैविंग टी, मतलब चाय लेने के बाद आपको, आप 2-3 मिनट तक मैक्सिमम बात कर सकते हो घर पे। तो तो आप मतलब बात कर लो, और 1 मिनट का 1 रुपये लगता था वहाँ पे बात करने के लिए। और मैक्सिमम, अच्छा। हाँ, और मैक्सिमम 5 मिनट्स तक बात कर सकते हो, मैक्सिमम ऐसा कुछ वो लोग लिमिट लगाए थे। तो फिर ये था, फिर वहाँ पे एक टीवी लगी थी। तो चाय लेने के बाद वहाँ पे सोफ़ा वगैरह पड़े होते थे, वहाँ पे जाके अपना आप इंजॉय करो, सॉन्ग वगैरह सुनो वहाँ पे, आराम से डांसिंग वांसिंग कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई मतलब 1 घंटे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी वहाँ पे डांस वगैरह करने के लिए। आप आराम से डांस करो वहाँ पे, सॉन्ग सुनो, सब लोग आराम से वहीं लोग बैठते थे। उसके बाद मस्त आप। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग जिम जाते थे वहाँ पे, क्योंकि जिम भी थी, तो जिम से थोड़ा अच्छा भी लगता है, हाँ यार जिम जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी वहाँ पे पूरे फैसिलिटी थी जिम। हर एक चीजों का। हाँ भाई पूरा। उसके साथ ही काफ़ी गेम्स जो मैंने कभी खेले भी नहीं थे, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, एक अमीरों का हाँ खेल है बिलियर्ड्स, वो भी मैंने हाँ वहाँ, हाँ। हाँ वहाँ पे खेला। टेबल टेनिस मैंने वहाँ पे खेला। और नेट में मतलब क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि प्रैक्टिस में काफ़ी मतलब क्रिकेट में काफ़ी अच्छा लगता है खेलना, और क्रिकेट के थोड़ा फ़ैन भी हूँ। तो उसके साथ फिर वहाँ पे नेट में प्रैक्टिस करता था। फिर शाम को फिर क्या, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के आसपास मेरा था जो जो होता है कैंडिडेट हॉल, जो कैंपस होता है, मतलब उसके लिए जो जाते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए एक हॉल होता है, कैंपस होता है, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, और घूम भी सकते हो। बट लेकिन हाँ, कैंपस के बाहर जाना अलाउ नहीं होता हम लोगों को। तो हम लोग करते क्या थे कि जैसे दीवार है तो बाहर देख लेते थे, भाई क्या हो रहा है, देख लें थोड़ा बाहर भी क्योंकि अंदर रह रह के थोड़ा सा बोरियत भी होती थी कभी कभी, अरे यार बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले हैं ये होता था। और उसके साथ ही फिर क्या, किसी की मौज ले रहे हैं कि कोई अपना अलग बात सुना रहा है, भाई अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ अपना भाई, कैसे कैसे क्या पूरी। फिर स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग को कोई अपना शेयर कर रहा है, फ़नी मोमेंट्स कोई अपने शेयर कर रहा है। उसके साथ ही फिर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने चले जाते थे। लाइब्रेरी था, मोटिवेशनल रूम था, वहाँ से जो भी जितने भी इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड वार हुए हैं या वॉर हुए हैं, वो सब उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, वो पढ़ सकते थे। फिर नाइट में फिर क्या करते थे, नाइट में उसके बाद डिनर लेके हम लोग फिर क्या करते, हाँ वहाँ पे एक रूल था कि मतलब डिनर लेने के बाद 10 बजे एसी ऑन होती थी, और उसके साथ लाइट अपने ऑफ करनी होती थी। अब हम लोग क्या करते, क्या थे कि भाई नींद आती नहीं थी, 10 बजे कौन सोएगा वहाँ पे। तो करते क्या थे कि जैसे लाइट तो ऑफ कर दी, क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइन है कि 10 बजे आपको लाइट ऑफ करनी है। तो लाइट ऑफ करके एक एक अंदर रूम होता था, उसके अंदर भी वहाँ पे प्रेस वगैरह करने के लिए, मतलब कैंडिडेट्स अपनी मतलब क्लॉथ्स में या मतलब गारमेंट्स में प्रेस वगैरह कर लें, तो उसके लिए एक रूम था। तो अब हम लोग करते क्या थे, उसकी लाइट जला के हम लोग आराम से उसी में असेंबली लगाते थे। और भाई और करते क्या थे, हाँ जैसे कोई जीटीओ हुआ तो उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, आज जीटीओ कैसे बोला था भाई इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किए, फिर उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत दिशा में ले जाना वो करते थे हाँ। पूरा मतलब सब हाँ कैंडिडेट साथ में बैठ के। हाँ, सब लोग एकदम पूरा। फिर और भी कई, यही सब था। और काफ़ी अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहा हमारा। और जैसे कि हम कहते हैं कि डिफेंस एस्पिरेंट मतलब जिनकी फैमिली से ही डिफेंस के लोग होते हैं, उन्हीं का कुछ ऐसा होता है कि एक सिंपल फैमिली से भी अच्छा खासा अगर उसके अंदर क्वालिटीज हैं तो वो अपना कर सकता है।
देखो, ये एक बहुत ख़राब मिथ है कि सब लोग कहते हैं कि नहीं, बस जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके जो डॉटर या सन्स होते हैं वो लोग मतलब प्रोसीड कर सकते हैं आर्मी को। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने वहाँ देखा जाके, मेरा तो इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वी आर 66, और आई थिंक सभी ऐसे नहीं थे कि जिसके पापा एयरफोर्स में हो या एनडीए में हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो तीन, और जो हमारे साथ तीन जो रिकमेंड हुए थे, और आई थिंक उन उसमें से एक के जो पापा थे वो एयरफोर्स में एयरमैन थे, बाकी जो दो दो थे वो मतलब प्योर सिविलियन थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष